नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, जैसा कि हमने आज दोपहर में आपसे वादा किया था कि हम जल्दी ही यूपी पीसीएस मेंस के प्रश्न पत्र का डिस्कशन लेके आएंगे आपके सामने। और यूपी पीसीएस मेंस में सबसे पहले हिंदी के प्रश्न पत्र का डिस्कशन करने का वादा हमने आपसे किया था। तो हिंदी का प्रश्न पत्र लेके आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। देखिए, हिंदी का प्रश्न पत्र जो यूपी पीसीएस मेंस का होता है उसमें निर्धारित समय 3 घंटे का होता है। अधिकतम 150 अंकों का जो है प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। सामान्य सी बात है, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक का उल्लेख किया गया रहता है। ठीक है, तो सामान्य इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लें। पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर देने के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता, प्रश्न पत्र में दिए गए नाम, पदनाम आदि को छोड़कर एवं अनुक्रमांक नहीं लिखना है। ठीक है, और जहां आवश्यक हो वहां का, खा, गा का उल्लेख करना है। ये सामान्य इंस्ट्रक्शन जो आयोग हर बार देता था, इस बार भी दिया है। ठीक, पहला प्रश्न था, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दिए गए उनका उत्तर देना था। गद्यांश क्या है? हमारा सांसारिक जीवन एक ना एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार से जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हों, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हों, तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह ही होगी, जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलेगा। किंतु यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं तो समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा पैराग्राफ था जो पहला दिया गया था। इसी के आधार पे नीचे काखा गा में 3 प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर हमको देना है। पहला प्रश्न हमारा था, ऊपर लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखिए। इस गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखना था, सामान्य भाषा में। ये आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका आशय बड़ी आसानी से लोग लिख लिए होंगे पैराग्राफ का। अगला है, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्या अभिप्रेत है? निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है कि जीवन निष्प्रयोजन नहीं होने का अभिप्रेत है कि हमारा जीवन ऐसा ना हो इससे किसी को कोई लाभ ही ना मिले। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, तो ये सामान्य सी बात है, सब लोग अपने शब्दों में इसको लिख लेंगे या लिख लिए होंगे। ठीक है फिर कह रहा, गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। देखिए क्या कह रहा था, हमारी देह एक मशाल की तरह है जिसकी रोशनी से न केवल प्रभावित हैं, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। बहुत सामान्य था इसकी व्याख्या करना, बहुत आसानी से आप लोग इसकी व्याख्या कर लिए होंगे। ठीक है, हमारी देह एक मशाल की तरह है। आपने एक टार्च बियरर्स नामक लेसन पढ़ा होगा हाई स्कूल में, टार्च बियरर्स। ठीक है, यूपी बोर्ड से जो लोग पढ़े हैं वो इस लेसन को हाई स्कूल में ज़रूर पढ़े होंगे। टार्च बियरर्स, मशाल ले जाने वाले। तो उसमें जो कहानी दी गई थी कि मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में कैसे जाती है, कैसे अच्छे लोग अगर पूरे देश में बिखर जाएं तो जहां रहते हैं वहीं प्रकाश फैलाते हैं, और बुरे लोग अगर बिखर जाएं पूरे देश में
तो वो जहाँ रहेंगे वहीं अंधकार फैलाएंगे। ठीक है, उसी का लगभग वही बात कही गई है, उसी का निचोड़ है, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। देखिए यहाँ पैसेज पे हम बहुत विस्तार में चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इस डिस्कशन का मेन मकसद है RO सिलेबस से मिलता जुलता, RO प्री सिलेबस से जो मेल जोल खा रहा है, मतलब प्रश्नों का पैटर्न, जो प्रश्न RO सिलेबस से मैच करते हुए आए हैं, केवल उन्हीं पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो पैसेज का केवल हम एक ओवरव्यू आपको दे सकते हैं। दूसरा पैसेज हमारे लिए था, नैतिकता हमारे लिए एक सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते आए हैं, बल्कि वह इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियाँ तो तर्कपूर्ण नहीं होती, किंतु नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं, जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। नैतिकता रूढ़ियों व जनरीतियों की अपेक्षा अस्थायित्व लिए रहती है। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, प्राध्यापकों की नैतिकता आदि। यह आचार शास्त्र के निकट है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण होता है, क्योंकि बहुत से नीति नियमों की उत्पत्ति धर्म से बतलाई गई है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं। ये अवधारणाएं सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या करना था, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। ठीक है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना था। तो यहाँ मुख्य रूप से किस पे फोकस किया गया है, नैतिकता पे। ठीक है, नैतिकता और धर्म पे फोकस किया गया था। तो धर्म और नैतिकता आप मतलब या नैतिकता और धर्म, ठीक है, नैतिकता और धर्म, इसका उचित शीर्षक आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दिया गया था, धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करिए। देखिए यहाँ धर्म और नैतिकता का जो है की चर्चा की गई थी। ठीक है, और इसको पढ़ने से ये पता चल रहा है कि धर्म और नैतिकता की चर्चा की गई है, तो नैतिकता और धर्म ही इसका शीर्षक उचित हो सकता है। ठीक है, नैतिकता और धर्म ही इसका उचित शीर्षक हो सकता है। जैसे एक बार और आप पैसेज को पढ़ेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे कि क्या यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, और आगे अगला प्रश्न हमारा क्या था, गद्यांश का संक्षेपण, यानी जितने में यह पैराग्राफ लिखा गया था उसके 1/3 भाग में इसका सारांश हमको लिखना था, इसका सार हमको लिखना था, इसकी समरी हमको लिखनी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था 3 नंबर का, जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को पत्र लिखना था। ठीक है, इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण देना था। इसकी चर्चा, इस प्रश्न पत्र की चर्चा भी हम लोग डिटेल में तब करेंगे जब RO मेंस की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग RO प्री पे फोकस्ड होकर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, जिला अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय खा नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ आदेश जारी करने वाला मतलब एक पत्र लिखना था। तो इसकी भी चर्चा, ये भी RO मेंस से संबंधित है, तो मेंस के बैच में इसकी चर्चा की जाएगी। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। ठीक है, अभी तक तो
आरओ मेंस में ये चीज़ें हमारे काम आने लायक थीं, लेकिन पीटी में उनका कोई विशेष मतलब नहीं था, इसलिए आरओ प्री पे फोकस होके हम अपने स्टैटिक पोर्शन पे आ जाते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, पहला देखिए लिखा गया था निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। देखिए जो हमारे आरओ बैच में डेली होमवर्क दिया जाता है हिंदी का डेली पेन पेपर बेस्ड होमवर्क दिया जाता है, पेन पेपर आधारित। तो पेन पेपर आधारित होमवर्क जो लोग कर रहे होंगे उनको इस प्रश्न पत्र को, स्टैटिक पोर्शन को सॉल्व करने में शायद ही कोई समस्या आई होगी। ठीक है, पहला था, देखिए पहला शब्द हमारा इसमें क्या दिया गया था जिसका विलोम लिखना था हमको, मसृण था। तो मसृण का विलोम क्या होता है, बहुत बार हम लोग इसको लिख सके हैं। मसृण का विलोम होता है रुच्छ। क्या होता है, रुच्छ होता है। ठीक है, रुच्छ। और ध्यान दीजिएगा यहाँ छोटे ऊ की नहीं बड़े ऊ की मात्रा रहेगी रुच्छ में। तो दूसरा हमारा था त्याज्य का विलोम दो हो सकता है, एक होगा अत्याज्य, यानी इसमें आ उपसर्ग लगा के इसका विलोम बना सकते हैं, अत्याज्य। ठीक है, पहला विलोम तो ये हो सकता है। और दूसरा विलोम हमारा हो सकता है, दूसरा विलोम हमारा क्या हो सकता है, इसका थोड़ा और पतला कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, त्याज्य का दूसरा विलोम हमारा हो सकता है ग्राह्य। ठीक है, त्याज्य का विलोम अत्याज्य भी हो सकता है, ग्राह्य भी हो सकता है। ठीक, अगला हमारा क्या था, सौम्य। उद्धत का विलोम जो है बताते हैं अभी। देखिए सौम्य एक शब्द हमारा आया था, सौम्य का विलोम सौम्य नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं। गे आया था, गे का विलोम होगा अज्ञे। ठीक है, पाच्य का विलोम क्या हो सकता है, अपाच्य। ठीक, प्रखर का विलोम क्या हो सकता है, प्रखर का विलोम होगा मंद। संगठन का विलोम क्या होगा, विघटन। और अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। अनिवार्य का विलोम यह एक तो होगा निवार्य, और एक हो सकता है इसका ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक। तो ये दोनों अनिवार्य के विलोम हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धत का विलोम होगा विनीत, नहीं उद्धत अनिवार्य का अनिवार्य। चलिए उद्धत का भी हम बताते हैं। उद्धत का विलोम ऐसे होगा अनुद्धत, तो आप बना सकते हो उद्धत का विलोम आपको भी हम बताते हैं, एक मिनट रुकिए। तब तक देखिए उपसर्ग लिखना था हमको, उपसर्ग की चर्चा हम कर लेते हैं। हालांकि ये आरओ प्री के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित विशेषण आ सकते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, इससे मतलब संबंधित विशेषण आ सकते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। हाँ, उद्धत का विलोम सही है। उद्धत का विलोम जो है विनीत होता है, उद्धत का विलोम विनीत होगा, या उद्धत का विलोम सौम्य होगा, सौम्य। ठीक है, तो उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत अथवा सौम्य होता है। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न पत्र में अगला प्रश्न हमारा क्या था कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए, यानी किसमें क्या उपसर्ग लगा था। देखिए पहला शब्द हमारा था पर्यटन में जो उपसर्ग है, पर्यटन में उपसर्ग जो है परि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, परि। अगला शब्द हमारा था प्रतीक्षा में जो है कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग वो शब्द होता है जो क्या होता है
कि शब्द के पहले आकर, किसी शब्द के पहले आकर के अपना मतलब उस शब्द का अर्थ देता है, ठीक है। और प्रत्यय वो शब्द होता है जो किसी शब्द के पीछे आता है, ठीक। तो उपसर्ग शुरू में आएगा, जैसे इसमें पर्यटन है ना, तो मूल शब्द इसमें अटन है, इसमें परि उपसर्ग जोड़ के पर्यटन बना है, तो परिधन अटन बराबर पर्यटन बना। उसी प्रकार प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा में देखिए मूल शब्द इच्छा है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति, ठीक है। कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति उपसर्ग, प्रति, प्रति, ठीक। इसी प्रकार अन्वेषण है, अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें अनु लगा है, अनु उपसर्ग, अनु। देखिए ये बना है अनुधन, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण, ठीक है। अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। इसी प्रकार निरूपण है, इसमें मूल शब्द रूपण है, इसमें नि उपसर्ग लगा है। कौन सा लगा है? नि उपसर्ग, ठीक है। इसी प्रकार अध्यक्ष है, इसमें अधि उपसर्ग लगा है, अधि। कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि। तो सारे हो गए ना। पर्यटन में परि उपसर्ग लगा है, प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग लगा है, अन्वेषण में अनुपसर्ग लगा है, निरूपण में नि उपसर्ग लगा है और अध्यक्ष में अधि उपसर्ग लगा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रत्यय पे। प्रत्यय देखिए उपसर्ग शब्द के शुरू में आकर के उसका अर्थ देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, स्पष्ट करते हैं, और प्रत्यय पीछे आते हैं। देखिए वैष्णव, वैष्णव, वैष्णव देखिए एक संबंधवाचक प्रत्यय है, संबंध बोधक प्रत्यय है। संबंध बोधक प्रत्यय वो होते हैं जो किसी संज्ञा के पीछे जुड़ करके, ठीक है, उससे अपना विशेष संबंध स्थापित करते हैं। जैसे विष्णु से बना है वैष्णव, इसी प्रकार शिव से बनता है शैव, ठीक है। तो जैसे शैव है, वैष्णव है, इसमें बहुत लोग सोचते होंगे कि वाह उपसर्ग लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैष्णव में मूल शब्द विष्णु है, ठीक है, मूल शब्द विष्णु है, उसमें आ उपसर्ग लग करके वैष्णव बना है, तो यहाँ आ उपसर्ग है, ठीक। ग्रामीण है तो मूल शब्द ग्राम है, इसमें ईड़, ईड़ या ईन उपसर्ग लगा है, ईड़ या ईन उपसर्ग लगा है। आई बात समझ में। वाणिज्य है, वाणिज्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वाणिज्य में देखिए मूल शब्द वाणिज्य है, तो वाणिज्य में या उपसर्ग लगा है, ठीक है, या उपसर्ग लगा है वाणिज्य में। गणरिया, गणरिया देखिए किसी जाति या वर्ग से संबंधित या कार्य के आधार पे जो प्रत्यय निर्धारित होता है, काम करने के आधार पे, उसमें इया प्रत्यय होता है, इये, ठीक है। देखिए इसको कर्तृवाच्य प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य प्रत्यय। और कर्तृवाच्य प्रत्यय में ही आता है इया प्रत्यय। कार्य करने के आधार पर जो प्रत्यय आता है उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें इया प्रत्यय लगा है, ठीक। कौन्तेय है, कौन्तेय जो है क्या है? इसमें ए प्रत्यय, ये संतान बोधक है, ठीक है। जैसे राधे है, कौन्तेय है, ठीक है। और राधे, कौन्तेय इस तरीके के जब आ जाएं तो वहाँ पे ए प्रत्यय लगेगा, ए जो है संबंधवाचक प्रत्यय है, ठीक। आया समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखना था। निश्चित जीविका, निश्चित जीविका, सॉरी अनिश्चित जीविका, यानी जो निश्चित ना हो। जैसे कभी मिल गया तो ढेर सारा पैसा कमा लिए और नहीं मिला तो कुछ भी नहीं कमाए, तो इसको क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। जो अनिश्चित जीविका हो उसको हम बोलते हैं आकाश वृत्ति। ये सब आप लोग लिख चुके हैं डेली होमवर्क में। यही है डेली होमवर्क करने का फ़ायदा। जो जो लोग डेली होमवर्क कर रहे थे उनको इन सब प्रश्नों में दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अनिश्चित जीविका का क्या होगा? आकाश वृत्ति होगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए एक शब्द क्या होता है? बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए एक शब्द क्या होता है, आप बताइए। देखिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए एक शब्द होता है आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध, ठीक है।
बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए एक शब्द होता है आबाल वृद्ध। 4 अंगों वाली सेना, इसको बोलेंगे चतुरंगी सेना। चतुरंगी अथवा चतुरंगड़ी, चतुरंगिड़ी सेना। ठीक है, इसके लिए एक शब्द होगा। पेट की आग बहुत सामान्य है, इसको सब लोग कर लिए होंगे, जठराग्नि। इसको क्या बोलेंगे? जठराग्नि। ठीक, जठराग्नि। दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो, इसको हम जानते ही हैं, बहुत आसान था, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। ठीक है, दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो, दूसरों को दोष निकालने की प्रवृत्ति हो, उसको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से लिख चुके हैं और ये सारे रिपीटेड वाक्य हैं। ये सब आपको वासुदेव नंदन प्रसाद में मिल जाएंगे, हरदेव बाहरी में मिल जाएंगे। इन दोनों पुस्तकों में ये सब आपको बड़ी आसानी से मिल जाने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये सब करने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई होगी, जान लीजिए। ठीक है, ये सब करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। देखिए क्या दिया गया, पहला, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर, देखिए यहाँ शुद्ध करना था, यहाँ घोर जो है अशुद्ध शब्द है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध क्या होगा? घनिष्ठ। घनिष्ठ। या फिर वासुदेव नंदन प्रसाद में दिया गया अभिन्न। अभिन्न, यही सेम वाक्य वासुदेव नंदन प्रसाद में है और वहाँ क्या लिखा हुआ? अभिन्न। तो जीवन और साहित्य का अभिन्न संबंध है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। हल्की सी हवा तो होगी नहीं, ठीक है, इतने में हवा का हल्का झोंका आया। ठीक है, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, इसका होगा हवा का हल्का झोंका। हवा का यहाँ लिखा जाएगा, सी का कोई मतलब नहीं है, हवा का हल्का झोंका यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, हल्का झोंका आया, हल्का। ठीक, आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं। दिया गया, जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। देखिए, और कंजक्शन है, संयोजक है, उससे 2 शब्दों को जोड़ा गया, फल और झरनों दोनों को। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फल भी हमने पिया और पानी भी हमने पिया, झरनों का पानी। तो ये अशुद्ध शब्द है। जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, इसका होगा। ठीक है, जंगली फल खाकर यहाँ लिखा जाएगा खाकर। जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। ठीक, अगला है, सीता ने माला गूंध ली, लिखा हुआ है। ठीक है, सीता ने माला गूंध ली, तो ये यहाँ गलत लिखा हुआ, गूंध ली नहीं होगा, सीता ने माला गूंथ ली होगा। ठीक है, क्या होगा? गूंथ ली। गूंध के स्थान पे होगा गूंथ ली। गूंथ, सीता ने माला गूंथ ली। ठीक, अगला है, उसने अपने पाँव से जूता। सामान्य सी बात है, जूता पाँव से ही निकलेगा, तो यहाँ केवल लिखा जाएगा उसने जूता निकाला। ठीक है, उसने जूता निकाला, बस केवल उसने जूता निकाला। अगला है, निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी। ये भी देखिए, पहला क्वेश्चन आपको जो डेली होमवर्क देते हैं यही देते हैं, शुद्ध वर्तनी। तो जैसे वाल्मीकि है, वाल्मीकि, तो यहाँ देखिए ये लिखा जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि, यानी कि का पे छोटी की मात्रा रहेगा, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगा। अंताक्षरी दिया गया था, तो ये हो जाएगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी लिखा जाएगा ये, सॉरी अन्याक्षरी हमने लिख दिया है, 1 मिनट, अन्याक्षरी हमने लिख दिया, अंत्याक्षरी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। ठीक, अंत्याक्षरी लिखा जाएगा। आया समझ में? संग्रहित लिखना गलत है। ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं कि संग्रहित लिखा जाएगा, ऐसे संग्रहित। ठीक, हो सकता है ये भी सही हो, लेकिन मैंने वासुदेव नंदन प्रसाद में पढ़ा है, ये लिखा जाएगा संग्रहित। संग्रहित। ठीक है,
वासुदेव नंदन प्रसाद में मैंने पढ़ा है, संग्रहित लिखा जाएगा ये। हृष्ट पुष्ट दिया गया है, हृष्ट पुष्ट, तो हृष्ट पुष्ट नहीं होगा, यह होगा हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ये। धुरंधर लिखा हुआ है, धुरंधर नहीं होगा, यह होगा धुरंधर, धुरंधर, ठीक। तो ये हो गया वर्तनी वाला। वर्तनी वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो प्रयोग तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, प्रयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको अर्थ मालूम हो जाएगा तो हम केवल अर्थ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। दिया गया है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ होगा मुश्किल कार्य करना, ठीक है, मुश्किल कार्य करना, अथवा एक अर्थ और होगा खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना, ये दोनों अर्थ इसका हो सकता है, ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का। अगला हमारा क्या दिया गया है, अगला हमारा दिया गया है कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना का मतलब ये हुआ कि जितने लोग हैं सबकी बुद्धि एक साथ भ्रष्ट हो गई, ठीक है। कुएं में भांग पड़ना का मतलब सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, ये कुएं में भांग पड़ना का अर्थ होगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का मतलब क्या हुआ, अत्यंत अनुभवी होना, अत्यंत अनुभवी होना, ठीक है। जैसे लिख दीजिए, रमेश इतना अनुभवी है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकता है, ठीक है। तो इसका होगा अत्यंत अनुभवी होना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या हुआ, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। बहती गंगा में हाथ, आदमी कहता नहीं चलिए सब लोग जो है इसमें लगे हुए थे, इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, ठीक है। या सब लोग जो है वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे तो रमेश ने भी सोचा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी चले जाते हैं, ठीक है। तो अवसर का लाभ उठाना। दमड़ी की हाड़ी गई, दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की हाड़ी का मतलब बहुत थोड़ी क्षति उठाकर या थोड़ा नुकसान उठा करके व्यक्ति की पहचान करना, ठीक है। कुत्ते की जात पहचानी गई, थोड़ी हानि उठा करके व्यक्ति की पहचान करना, ठीक। जैसे आप हाड़ी में कुछ रख दीजिए, हाड़ी में कुछ भी रख दीजिए और उसको बाहर रख दीजिए, तो कुत्ता उसको खा लेगा, तो आप क्या जानेंगे, पहचान जाएंगे कि कुत्ता वफादार नहीं है। तो दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई का मतलब ये हुआ कि थोड़ी क्षति में सही इंसान की पहचान होना या इंसान की पहचान होना, ठीक है। थोड़ी क्षति में इंसान की पहचान होना, पहचान होना, ठीक। इसका भी वाक्य प्रयोग करना था, कुछ भी आप लिख सकते थे, ठीक है। वाक्य प्रयोग, दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की पहचानी जात पहचानी गई। जैसे मैंने जो है रमेश को या दिनेश को या राकेश को, किसी को भी मैंने व्यक्ति ए को 100 रुपये दे दिए और उसने आज तक वापस नहीं किए, चलो अच्छा हुआ, कम से कम दमड़ी की हाड़ी गई लेकिन कुत्ते की जात पहचानी गई। ऐसे आप वाक्य प्रयोग कर सकते थे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कार्य करने का ज्ञान ना होना या कार्य ना कर पाने पर कमी निकालना। कार्य करने का ढंग, करने का ढंग मालूम ना होने पर, मालूम
ना होने पर कमी निकालना, कमी निकालना, ये इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब क्या हुआ कि अयोग्य व्यक्ति के पास, अयोग्य व्यक्ति के पास किसी बहुत अच्छी वस्तु का होना, ये इसका होगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, जहाँ देखो तवा परात वहीं सारी गुजारी रात। ठीक है, जहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ देखो तवा परात वहीं सारी गुजारी रात, इसका मतलब हुआ कि जहाँ जैसे खाने की व्यवस्था हो गई वहीं सो गए या वहीं रह गए। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका भी वही मतलब है कि अवसर देखकर लाभ उठाना। ठीक है, अवसर देखकर लाभ उठाना, जहाँ देखे तवा परात वहीं सारी गुजारी रात, इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे भोजन बनता हुआ देखा वहीं रुक गए, वहीं सो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ अवसर व्यवस्था दिखे वहीं ठहर जाना, ठहर जाना। ठीक है, जहाँ अवसर या व्यवस्था दिखे वहीं ठहर जाना। ठीक, तो ये हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र था। इस पूरे प्रश्न पत्र का हमने डिस्कशन किया और यथासंभव सही उत्तर देने का प्रयास किया। हो सकता है कि कुछ लोगों की राय इस संदर्भ में अलग हो। अब आयोग जब मतलब आयोग मेंस की तो आंसर की कोई जारी नहीं करता है, आयोग जब रिजल्ट देगा इसका साल बाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट होगा। बाकी 99.99% ये ऑथेंटिक हल है, इस पे आप भरोसा करिए। ठीक है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। रही बात पैसेज की, तो पैसेज पे हम लोग चर्चा ज़रूर करते, लेकिन पैसेज पे अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस RO प्री को लेकर के है। RO प्री को लेकर के, तो RO प्री से ओरिएंटेड चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन इसमें दिए गए हैं, जैसे कि प्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, विलोम इम्पॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हमने कर ली। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, उपसर्ग इम्पॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हमने कर ली। और प्रत्यय इम्पॉर्टेंट है, प्रत्यय से विशेषण में बहुत शब्द आए हैं, विशेषण बनते हैं, तो इसकी चर्चा, जैसे ग्राम से ग्रामीण बना है। ठीक है, विष्णु से वैष्णव बना है, कुंती से कौंतेय बना है, तो ये सब विशेषण में भी आते हैं, तो इसलिए इसकी चर्चा भी आवश्यक थी। और अगला दिया गया था, निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ठीक है, अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आबाल वृद्धि, 4 अंगों वाली सेना, चतुरंगी या चतुरंगिणी सेना, पेट की आग जठराग्नि, दूसरों के दोष निकालने जिसकी प्रवृत्ति हो छिद्रान्वेषी उसको कहेंगे। अगर यह स्पष्ट न दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ फिर से, छिद्रान्वेषी उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ या अभिन्न संबंध है, इसका होगा। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ये हो जाएगा। ठीक है, जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, ये होगा इसमें। सीता ने माला गूंथ ली नहीं होगा, गूंथ ली होगा। उसने अपने पाँव से जूता, जाहिर सी बात है जूता पाँव से ही निकलेगा, उसने अपना जूता निकाला, आप लिख लीजिए, उसने अपना जूता निकाला, ये आप लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्तनी भी हमने, वर्तनी की भी चर्चा कर ली। वाल्मीकि नहीं होगा, वाल्मीकि होगा। अंताक्षरी नहीं होगा, अंत्याक्षरी होगा। संग्रहित नहीं होगा, संग्रहित होगा। हृष्ट पुष्ट नहीं होगा, हृष्ट पुष्ट होगा। धुरंधर नहीं होगा, धुरंधर होगा। ठीक है,
ये मुहावरों की चर्चा भी हमने विस्तार से कर ली। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया हो, ये डिस्कशन पसंद आया हो, तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम और दोगुनी उत्साह से नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहें।